हेलो एवरीवन। सो इन सरफेस केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे कोलाइडल सॉल्यूशन। आज हम स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन मेनली इन चार कैटेगरी में डिवाइड की गई हैं: कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में हमें डिस्कस करना है बच्चों, you know what is colligative properties, which depends upon, remember in true solution, which depends upon number of solute particles present in solution. Remember, and you have heard four colligative properties. क्या थे वो? नंबर 1 RLVP, जिसे बोलते थे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। नंबर 2 एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा TB। नंबर 3 डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF। एंड 4 आपने पढ़ा है ऑस्मोटिक प्रेशर। सो ट्रू सोल्यूशन और कोलाइडल सोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कैसे डिफरेंट है वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ में वी विल स्टडी टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, एंड वी ऑल्सो सी द कलर ऑफ कोलाइडल, कलर रिप्रेजेंटेड बाय कोलाइडल पार्टिकल्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में वी विल स्टडी ब्राउनियन मोशन, राइट, Brownian motion possessed by colloidal particles. And in electrical properties we will discuss the charge on colloidal particles. ओके, एंड चार्ज कैसे डेवलप होता है ये भी हम स्टडी करेंगे। सो पहले आते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे। सो बच्चों आपको याद है कि जब हम सॉल्वेंट में सोल्यूट ऐड करते थे तो वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन घट जाता था एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन जनरली बढ़ता था, जिसे बोलते थे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, एंड डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होता था, राइट। सो यू रिमेंबर कि अगर मैं वाटर सॉल्वेंट है और वाटर सॉल्वेंट में 1 मोल मैंने NaCl ऐड कर दिया और दूसरे वाटर सॉल्वेंट में मैंने 1 मोल शुगर ऐड कर दिया, तो इसका I फैक्टर 2 है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 है, और यहाँ पे इसका I फैक्टर कितना है? 1। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसमें ज़्यादा है तो यहाँ पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो जितने ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे उतना ज़्यादा एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, उतने कम उसका वेपर प्रेशर हो जाता था सॉल्यूशन का विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट। तो देखो, अब मान लो मैंने एक ट्रू सॉल्यूशन लिया है जिसमें 100 पार्टिकल्स हैं, और कोलाइडल सॉल्यूशन जो लिया उसमें भी हमने 100 पार्टिकल्स डाले, बट क्या हुआ कि इसमें जो 100 पार्टिकल्स थे वो कुछ पार्टिकल्स आपस में एग्रीगेट हो गए। क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स कोलाइडल सॉल्यूशन कब बनाएंगे? जब इसमें पार्टिकल्स आपस में क्या हो जाए? एग्रीगेट हो जाए। तो यहाँ पर 100 पार्टिकल्स मिल करके मान लो कि वो 50 पार्टिकल्स हो गए ड्यू टू एग्रीगेशन ऑफ पार्टिकल्स। हमने सोल्यूट के 1 मोल सपोज यहाँ भी डाले हैं और सोल्यूट के 1 मोल्स यहाँ भी डाले हैं, बट यहाँ पर सोल्यूट के पार्टिकल जो है वो एग्रीगेट हो गए हैं टू फॉर्म कोलाइडल पार्टिकल्स। इसलिए रिजल्टेंट जो पार्टिकल्स हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के वो कम है विद रिस्पेक्ट टू ट्रू सॉल्यूशन।
तो यहाँ पे मैंने लिखा है, ड्यू टू एग्रीगेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन कोलाइडल सॉल्यूशन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिड्यूस्ड एज कंपेयर टू व्हाट इट वुड बी इन अ ट्रू सॉल्यूशन। इससे क्या होता है, सो इन कोलाइडल सॉल्यूशन द वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज ऑफ लोअर ऑर्डर एज कंपेयर टू ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं विद रिस्पेक्ट टू कोलाइडल सॉल्यूशन। इसलिए अब जो जिसे एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट ट्रू सॉल्यूशन में ज़्यादा होगा विद रिस्पेक्ट टू कोलाइडल सॉल्यूशन, पहली बात। ठीक है, जैसे कि डेल्टा टी बी, या मैं बोलूँ कि सेम सॉल्यूशन में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ट्रू सॉल्यूशन विल बी ग्रेटर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, पहली बात। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, जब सॉल्यूट पार्टिकल ऐड करते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होता है, और जितने ज़्यादा सॉल्यूट पार्टिकल ऐड करेंगे उतना ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होगा। तो फिर सॉल्यूशन में ज़्यादा पार्टिकल्स हैं और कोलाइडल सॉल्यूशन में कम पार्टिकल्स हैं, तो ज़्यादा डिप्रेशन किस में होगा, ट्रू सॉल्यूशन में। तो इसलिए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द ट्रू सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट TF ऑफ द ट्रू सॉल्यूशन विल बी लेस देन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। ओके, इसी तरीके से अगर वेपर प्रेशर की बात करें तो सॉल्यूट पार्टिकल ऐड करने से वेपर प्रेशर कम होता है। तो ट्रू सॉल्यूशन में मान लो 100 पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे पार्टिकल्स एग्रीगेट हो गए, तो यहाँ पे पार्टिकल्स जो हैं वो और कम हो जाएंगे। ठीक है, सो सपोज यहाँ पे मैंने कहा 100 पार्टिकल्स हैं, तो यहाँ पे पार्टिकल्स 50 रह गए एग्रीगेट होने की वजह से रिजल्टेंट पार्टिकल्स। तो वेपर प्रेशर ज़्यादा लोअर कहाँ पे होगा, ट्रू सॉल्यूशन में। तो इसलिए वेपर प्रेशर ऑफ ट्रू सॉल्यूशन विल बी लोअर्ड मोर विद रिस्पेक्ट टू कोलाइडल सॉल्यूशन। ये सारे पॉइंट आपको इस तरह समझने हैं। ठीक है, कि जिसे फिर से मैं बोलता हूँ कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कोलाइडल सॉल्यूशन में इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट कम होगा विद रिस्पेक्ट टू ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन में फ्रीजिंग पॉइंट में डिक्रीज ज़्यादा होगा विद रिस्पेक्ट टू कोलाइडल सॉल्यूशन, एंड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो ट्रू सॉल्यूशन में ज़्यादा होगा विद रिस्पेक्ट टू कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, नाउ कम टू ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। इसका मतलब यह है कि हाउ कोलाइडल पार्टिकल्स बिहेव विद लाइट। अगर उनमें लाइट पास की जाए तो क्या होगा, आप देख लो बच्चों, आप डार्क रूम में आप लाइट पास करो तो देखो वहाँ पर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं डार्क रूम में, जब भी आप लाइट पास करते हो, सपोज दिस इज लाइट, तो उसके जो भी पार्टिकल्स होंगे रूम के वो सारे विजिबल हो जाते हैं। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, राइट। इसी तरीके से अगर आप ट्रू सॉल्यूशन में लाइट को पास करें, इफ़ यू पास द लाइट इन ए ट्रू सॉल्यूशन, उसमें आपको इस तरीके से नहीं दिखेगा पार्टिकल्स। लेकिन अगर इसी लाइट को आप मिल्क से पास करें, मिल्क जो कोलाइडल सॉल्यूशन, देन मिल्क में क्लाउडी अपीयरेंस होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं वो साइज में ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल से बड़े होते हैं। उससे क्या होता है कि जब लाइट पास करते हैं तो वो कोलाइडल पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर करते हैं। ठीक है, और स्कैटर करने के बाद लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे आइस में आती है और हमें कलर भी दिखते हैं। करेक्ट। तो आते हैं टिंडल इफेक्ट क्या होता है। व्हेन इंटेंस बीम ऑफ लाइट
is passed through a colloidal solution, the path of the beam gets illuminated with bluish light when viewed at right angles to the direction of the passage of light. And what is Tyndall effect over here? The scattering of light by the colloidal particles in colloidal solution is called Tyndall effect. colloidal particles का लाइट को स्कैटर करना इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। और ये जो लाइट स्कैटर होती है कोन बना लेते हैं ठीक है, द इल्यूमिनेटेड पाथ ऑफ अ बीम इज कॉल्ड टिंडल कोन। जो कोन बन के आता है इसमें इस तरीके से यू कैन सी, तो जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई है ये पार्टिकल ने स्कैटर किया है वो एक कोन के फॉर्म में दिखता है। इसको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। अब ये क्यों होता है मैंने बताया, क्योंकि पार्टिकल जो होते हैं वो स्कैटर करते हैं लाइट को। अब ये कब ऑब्जर्व होता है ये ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व कब होता है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। तो इट इज ऑब्जर्व ओनली व्हेन द डायमीटर ऑफ द डिस्पर्स पार्टिकल, कोलाइडल पार्टिकल्स, डिस्पर्स मीडियम और डिस्पर्स फेज आपने पढ़ा है। डिस्पर्स मीडियम तो एनीथिंग वाटर, बेंजीन, और डिस्पर्स फेज जो होते हैं बेसिकली यही कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, क्योंकि इनका जो साइज होता है वो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल के साइज से बड़ा होता है। तो डायमीटर ऑफ द डिस्पर्स पार्टिकल इज नॉट मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। जो लाइट आप फॉल कर रहे हो कोलाइडल सॉल्यूशन में, उस लाइट की वेवलेंथ से जो डायमीटर ऑफ द डिस्पर्स पार्टिकल्स है वो ज़्यादा स्मॉल नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा, रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम हैव लार्ज डिफरेंस। तो आपने फिजिक्स में रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस के बारे में पढ़ा है, तो आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे पॉइंट ये है कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो है वो डिफरेंस होना चाहिए काफ़ी, देन यू कैन ऑब्जर्व ओनली टिंडल इफेक्ट, ठीक है। एंड बच्चों एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि टिंडल इफेक्ट का क्या एप्लीकेशन है। तो आपके सामने दो बीकर रख दिए जाएं इस तरीके से दो बीकर हैं, क्योंकि इसमें ये पार्टिकल्स हैं और दूसरा सॉल्यूशन है, इसमें भी पार्टिकल्स हैं, ठीक है। और पूछा जाए कि इसमें कौन सा ट्रू सॉल्यूशन है और कौन सा कोलाइडल सॉल्यूशन है। अब आपको पता है कि कोलाइडल सॉल्यूशन देखने में तो होमोजीनियस जैसा दिखता है ना, तो बाय सीइंग द सॉल्यूशन समटाइम्स यू कैन नॉट डिटरमाइन विच वन इज ए ट्रू सॉल्यूशन एंड विच वन इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन। तो आप क्या करें, इसमें लाइट को पास कर दें। जब लाइट पास करेंगे तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन होगा उसमें जो स्कैटर लाइट होगी उसका पाथ विजिबल होगा, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखना, जो लाइट पास की गई है फिर लाइट पास होने के बाद वो क्या होगी, स्कैटर्ड होगी। इस तरीके से स्कैटर हो रही है इन द फॉर्म ऑफ कोन। एंड कुछ लाइट ट्रांसमिट में होगी, तो जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसका कलर और जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसका कलर अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि ट्रांसमिटेड लाइट की वेवलेंथ और रिफ्लेक्टेड लाइट की वेवलेंथ भी अलग अलग होती है। और यहाँ पर आपको पाथ विजिबल होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि दिस इज द कोलाइडल सॉल्यूशन। एंड ट्रू सॉल्यूशन में जब लाइट पास करेंगे तो यू कैन नॉट सी एनीथिंग, यू विल नॉट ऑब्जर्व एनीथिंग, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि टिंडल इफेक्ट कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड कोलाइड्स। ये ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइड्स को डिस्टिंग्विश करने में यूज होता है। एक इसका एप्लीकेशन आप और सुना होगा आपने, द ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। तो जो सन से लाइट आती है, जो क्लाउड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो उस लाइट को स्कैटर कर देते हैं, और वो जो स्कैटर लाइट होती है जनरली वो हम लोग उसको ब्लू कलर के फॉर्म में देखते हैं। इस जो पार्टिकल्स होते हैं वो इस टाइप की वेवलेंथ को स्कैटर करते हैं जो कि ब्लू दिखाई देती है। एंड वो चेंज हो सकता है अगर पार्टिकल का साइज चेंज हो तो।
The color of the colloidal solution depends upon the wavelength of the light scattered by the dispersed particle. Yes, समटाइम देखो स्काई हमें येलो कलर का भी दिख जाता है। उसके क्या क्या होता है कि रेनी सीजन में जो साइज ऑफ द पार्टिकल्स है जो वो अलग हो जाते हैं। दैट्स वाई स्कैटरिंग लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो भी अलग अलग हो जाती है। दैट्स वाई वी सी द डिफरेंट कलर। तो द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द colloidal particles depend upon the size of the colloidal particles. You know the size of the colloidal particles varied from 1 nanometer to 1000 nanometer. Understood? ये सब है। तो आपसे पूछा जाएगा पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज टिंडल इफेक्ट। तो यू विल से कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है? द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय colloidal particles इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। ठीक है, एंड दिस इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड ओनली व्हेन द डायमीटर ऑफ द डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स इज नॉट मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज। ठीक है, नॉट मच स्मॉलर, स्मॉल होना चाहिए लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। एंड रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम हैव लार्ज डिफरेंस। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं जिसका नेम है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। मैं इसके बाद जो है ये फोर्थ मैंने स्टार्ट कर दिया है, इसके बाद में मैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बताऊंगा। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में हम ये सीखेंगे कि colloidal पार्टिकल्स में चार्ज कैसे आता है। चार्ज के बेस पर colloidal पार्टिकल दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व एंड नेगेटिवली चार्ज सॉल्व। ठीक है, और जो colloidal पार्टिकल होते हैं वो ऑलवेज हैव एन इलेक्ट्रिकल चार्ज। और इसको चेक करने के लिए आप क्या करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगा करके, इलेक्ट्रोड लगा करके आप चेक कर सकते हो कि कौन सा colloidal पार्टिकल किस तरह मूव कर रहा है। अगर वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह मूव कर रहा है तो colloidal पार्टिकल खुद पॉजिटिव होगा, और अगर वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरह मूव कर रहा है तो वो खुद नेगेटिव होगा। ये अब हम सीखेंगे। इस टेक्निक का नाम होता है इलेक्ट्रोफोर्सिस। अभी सीखेंगे हम लोग इलेक्ट्रोफोर्सिस। ठीक है, इलेक्ट्रोफोर्सिस इज द टेक्निक विच इज यूज टू आइडेंटिफाई द चार्ज ऑन द पार्टिकल्स। ठीक है, तो पहले हम सीखते हैं कि चार्ज कैसे डेवलप होता है। तो अभी मैंने बताया कि चार्ज के बेस पर दे आर क्लासीफाइड इन टू कैटेगरी, पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व एंड नेगेटिवली चार्ज सॉल्व। ओके, सो ये पॉइंट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको माइंड में रखना। द चार्ज on colloidal particles is developed due to preferential adsorption of common ion, due to preferential adsorption of common ions। ठीक है, एक बात और आपको ध्यान रखनी है। एज अ होल colloidal solution इज न्यूट्रल। colloidal solution पूरा न्यूट्रल है, बट जो उसमें डिस्पर्स फेज है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ, क्या होता है, इट इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। तो उसमें जो डिस्पर्स फेज हैं वो नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकते हैं। अब पूरा कैसे न्यूट्रल होगा आप अभी थोड़ी देर में समझ जाएंगे। तो ध्यान रखो, एज ए होल colloidal solution इज न्यूट्रल। ठीक है, द चार्ज ऑन द colloidal particles इज डेवलप्ड ड्यू टू प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ कॉमन आयन। क्या मतलब इसका, देखो ध्यान से। जैसे बच्चों AgI है, अब ये AgI जो होता है PPT होता है, दिस इज अ PPT। अगर इसको I माइनस मिल जाए तो इसका कॉमन आयन क्या हुआ इन दोनों में? I माइनस का सोर्स क्या है? इट मे बी फ्रॉम KI या कोई NaI, इस तरीके से कोई भी ले लो। तो मान लो AgI के आसपास इस तरह I माइनस होता है, तो ये क्या करता है कि कॉमन आयन
AgI का कॉमन आयन क्या है? I माइनस, तो I माइनस इसके सरफेस में एडजॉर्ब हो जाता है, तो दिस इज AgI PPT, और इसके सरफेस में I माइनस एडजॉर्ब हो गया, ठीक है, इस तरीके से। एंड ये लार्ज पार्टिकल बन गया जिसका नाम है कोलाइडल पार्टिकल्स, और कैसे बोलोगे? नेगेटिव सॉल्व, नेगेटिव कोलाइडल पार्टिकल्स, करेक्ट। इसी तरीके से अगर AgI के विसिनिटी में या क्लोज कांटेक्ट में Ag प्लस हो तो कॉमन आयन क्या है? Ag प्लस, तो AgI के सरफेस में Ag प्लस एडजॉर्ब हो जाएगा इस तरीके से इसके सरफेस में, एंड यू विल गेट पॉजिटिव सॉल्व, करेक्ट। चलो इसको और थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं। तो ये लाइन याद रखना है, द चार्ज ऑन द कोलाइडल पार्टिकल्स इज डेवलप ड्यू टू प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ कॉमन आयन। इसको और अच्छे समझने के लिए आप ये समझो कि जैसे मैंने AgNO3 एक्वस सोल्यूशन को मैंने शेक किया है KI के साथ, करेक्ट। AgNO3 एक्वस सोल्यूशन रिएक्टेड विथ KI, एंड मैंने KI को एक्सेस में लिया है। अगर KI एक्सेस में है तो दिस विल फिनिश completely and you will end up with AgI PPT, AgI से PPT सॉलिड है, एंड प्लस KNO3, करेक्ट। जब AgI PPT है जो सॉल्यूशन में है इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, एंड KI कुछ बच गया है, तो जो AgI PPT बना बच्चों, ये अपने सरफेस में जो KI बचा है उसके I माइनस को एडजॉर्ब कर लेता है। Ag प्लस क्यों एडजॉर्ब नहीं कर रहा? बिकॉज AgNO3 फिनिश हो गया है, सो I माइनस इस तरीके से एडजॉर्प्शन हो गया इसके सरफेस में, एंड यू गेट नेगेटिव सॉल्व। नाउ इसी तरीके से मैं AgNO3 को शेक करूं KI के साथ, और इस बार अगर ये एक्सेस में हो, अगर ये एक्सेस में है तो अगेन यू विल गेट AgI प्लस KNO3, बट इस टाइम KI फिनिश हो गया। जो AgI PPT बना है, AgI PPT जो बना है, इसके सरफेस में जो AgNO3 का Ag प्लस बचा है वो एडजॉर्ब हो जाएगा इस तरीके से, Ag प्लस Ag प्लस Ag प्लस एंड Ag प्लस, लाइक दिस। तो नाउ यू विल गेट दिस टाइम पॉजिटिव सॉल्व या पॉजिटिव कोलाइडल पार्टिकल्स, and this is the negative colloidal particles, understood? This is negative colloidal particles, okay। So this is how positive and negative solve prepared by preferential adsorption of common ion। जो PPT बनेगा उसमें जो कॉमन आयन होगा वो एडजॉर्ब होगा, ठीक है। AgI अगर PPT बन रहा है तो कॉमन आयन Ag प्लस एडजॉर्ब हो सकता है, या I माइनस कॉमन आयन एडजॉर्ब हो सकता है उसके सरफेस पे। तो अगेन इस बात को समझते हैं, दिस AgI PPT एंड इस पे I माइनस एडजॉर्ब है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे कि AgNO3 प्लस KI यू गेट AgI प्लस KNO3, करेक्ट। दिस इज अ सॉलिड PPT। ये सभी एक्वस में है इन द फॉर्म ऑफ आयंस, एक्वस एंड एक्वस, करेक्ट। I माइनस AgI बना, यहाँ पर ये एक्सेस में था, सो I माइनस इसके सरफेस में एडजॉर्ब हो गया, करेक्ट। इस I माइनस को जो इसके सरफेस में एडजॉर्ब हुआ है इसे बोलते हैं हम लोग फिक्स्ड लेयर, दिस इज फिक्स्ड लेयर। नाउ ये चार्ज जो बैलेंस होगा ना, ये इसके आसपास, ये आपको पता है KNO3 जो है वो K प्लस एंड NO3 माइनस के फॉर्म में होगा, तो इसके आसपास ये K प्लस आयन मूव करते रहेंगे, क्योंकि K प्लस आयन विल अट्रैक्ट बाय दिस नेगेटिव चार्ज स्फीयर, सो K प्लस आयन इस तरीके से यहाँ पर मूव करते रहेंगे इसी के आसपास, बट I माइनस उसके सरफेस में एडजॉर्ब्ड है,
और K प्लस आयन मूव कर रहे हैं, तो K प्लस आयन को हम लोग बोलेंगे मोबाइल लेयर। करेक्ट। अब इसको ऐसे समझ सकते हो कि दिस इज योर AgI एंड इसके सरफेस में I माइनस एडजॉर्ब हो गए इस तरीके से। एंड देन ये फिक्स्ड लेयर है, यहाँ पर AgI है बच्चों अंदर, AgI, एंड दिस इज अ फिक्स्ड लेयर एंड इसके आसपास फिर ये K प्लस आयन मूव करते रहेंगे, दिस इज मोबाइल लेयर। तो यू कैन सी कि पोटेंशियल एक डेवलप हो गया है नेगेटिव बिटवीन नेगेटिवली चार्ज्ड सॉल एंड पॉजिटिव आयंस। तो इस पोटेंशियल का नाम होता है जीटा पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको? जीटा पोटेंशियल। इसको इलेक्ट्रोकाइनेटिक भी बोलते हैं। ठीक है। सो क्वेश्चन है व्हाट इज जीटा पोटेंशियल? तो इट इज पोटेंशियल डेवलप बिटवीन फिक्स्ड लेयर एंड मोबाइल लेयर, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन फिक्स्ड लेयर एंड मोबाइल लेयर। ओके, potential difference developed between fixed layer and mobile layer is called electrokinetic और जीटा पोटेंशियल। ठीक है। तो इसे आप मोबाइल लेयर कह सकते हैं या इसको डिफ्यूज्ड लेयर भी कह सकते हैं। इसी तरीके से जब आप पॉजिटिव सॉल्व फॉर्म करते हैं, ये पॉजिटिव सॉल्व, सो अगेन यू हैव AgI PPT एंड पॉजिटिव सॉल्व में KI फिनिश हो जाता है रिएक्शन में, Ag प्लस इसके सरफेस में एडजॉर्ब होते हैं। नाउ दिस इज ए फिक्स लेयर एंड इसके आसपास NO3 इस तरीके से मूव करता रहेगा, दिस इज अ डिफ्यूज लेयर। सो पोटेंशियल डेवलप्ड बिटवीन फिक्स लेयर एंड डिफ्यूज लेयर इज कॉल्ड जीटा पोटेंशियल। सो आप लोग सीख गए कि कोलाइडल पार्टिकल में चार्ज कैसे आता है। चार्ज डेवलप ड्यू टू प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ कॉमन आयन। और एक नोट मैंने क्या बताया था कि एज अ होल कोलाइडल सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। यू कैन सी कि जो चार्ज डेवलप हुआ है पॉजिटिव चार्ज, वो NO3 माइनस से बैलेंस तो है। करेक्ट। सो चार्ज इसमें बैलेंस रहता है। आप इस डायरेक्शन में देख लीजिए कि टोटल ये सॉल्व जो है पॉजिटिव सॉल्व मूव करता रहेगा सॉल्यूशन में और चार्ज जो है वो बैलेंस रहेगा NO3 माइनस से। जब पॉजिटिव सॉल्व बनेगा तो चार्ज बैलेंस हो जाएगा नेगेटिव आयन से, और जब नेगेटिव सॉल्व बैलेंस बनेगा तो चार्ज बैलेंस हो जाएगा बाई पॉजिटिव आयंस। नंबर ऑफ आयंस जो सॉल्यूशन में पॉजिटिव नेगेटिव हैं वो सेम हैं। अच्छा, यही रीजन होता है कोलाइडल सॉल्यूशन के स्टेबिलिटी का। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, एक्सप्लेन द रीजन ऑफ stability of colloidal solution। एक्सप्लेन द रीजन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एग्जाम में आता रहता है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन का मतलब क्या है? जैसे आप पूछते हो कि ट्रू सॉल्यूशन क्यों ज़्यादा स्टेबल होता है, तो क्योंकि उसमें पार्टिकल्स जो होमोजेनियसली मिक्स रहते हैं, यूनिफॉर्मली मिक्स रहते हैं, दे नेवर गेट सेटल डाउन। लेकिन आप वाटर में सैंड पार्टिकल ऐड करते हो तो सैंड पार्टिकल गेट्स सेटल डाउन, राइट। तो कोलाइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल्स क्यों सेटल नहीं होते, क्यों मिक्स बने रहते हैं? जब कोलाइडल पार्टिकल्स मीडियम के साथ मिक्स रहेंगे तो इसका मतलब वो स्टेबल है। तो क्यों? क्योंकि देखो
अगर पॉजिटिव सॉल्व है इस तरीके से, तो पॉजिटिव आयन जो होते हैं, दिस इज अ पॉजिटिव सॉल्व इन सॉल्यूशन, दिस इज द मीडियम, ठीक है। एंड ये सॉल्व जो पॉजिटिव नेगेटिव मतलब डिस्पर्स फेज की बात हो रही है, तो ये जो पॉजिटिव आयंस होते हैं ये आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो आपस में रिपेल करने की वजह से दे डू नॉट सेटल डाउन एंड दे रिमेन मिक्स इन द सॉल्यूशन, करेक्ट। एंड दिस इज द रीजन ऑफ कोलाइडल, रीजन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो क्या बोलेंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं दे आर नेगेटिव इन कोलाइडल सॉल्यूशन, तो कोलाइडल पार्टिकल्स में बी नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज। क्या बोल रहा हूँ मैं, इन कोलाइडल सॉल्यूशन द कोलाइडल पार्टिकल्स में बी नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज। सो we know like charge repel each other, so they do not get settled down and remains mixed throughout the medium, and this is the region of stability of colloidal solution, ठीक है। सो इसको मैं लिख देता हूँ, the stability of colloidal solution is due to the fact that the colloidal particles are electrically charged, means negatively और positively charged, ठीक है। and we know like charge repel each other, जो लाइक चार्ज हैं वो आपस में रिपेल करते हैं, ठीक है। एंड इससे क्या होता है फिर, सो दे डू नॉट सेटल डाउन, ठीक है। एंड remain suspended in solution, ठीक है। वो सॉल्यूशन में बने रहते हैं आपस में रिपल्सन की वजह से, एंड दे डू नॉट सेटल डाउन, इस वजह से कोलाइडल सॉल्यूशन स्टेबल होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और तो कोलाइडल सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी का एक रीजन ब्राउनियन मोशन भी होता है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। अब देखो कुछ एग्जाम्पल आप देखो पॉजिटिव और नेगेटिव सॉल्व के। उसके पहले एक क्वेश्चन और देखो, ये फेरिक क्लोराइड है बच्चों, FeCl3, ठीक है। अगर आप फेरिक क्लोराइड को वाटर के साथ ट्रीट करो, you will get FeOH का होल थ्राइस, it is a PPT, ठीक है। now it is a strong electrolyte, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। इससे क्या होगा कि जैसे PPT बनेगा तो इस PPT में कौन से आयन से, Fe3+ आयन, OH- आयन, तो ये इसका कॉमन आयन क्या है यहाँ पर, Fe+3, तो Fe+3 इसके सरफेस में आकर के क्या होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, Fe3+, एंड Fe3+, एंड यू विल गेट पॉजिटिव सॉल्व। एंड इसी आप FeCl3 को वाटर के साथ एक्वस NaOH ले लीजिए एक्सेस में, ठीक है। अगर आप एक्वस NaOH लेते हो, इसका मतलब ये है कि OH आयन आपने ले लिया एक्सेस में, तो पहले तो बनेगा FeOH का होल थ्राइस, एंड जब आपने इसको एक्सेस में लिया, क्योंकि NaOH भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो FeCl3 फिनिश हो गया,
अब इसके सरफेस में OH आयन एडजॉर्ब होगा, क्योंकि इस बार OH आयन एक्सेस में है। कॉमन आयन यहाँ पे क्या है? OH आयन। और जब OH आयन एडजॉर्ब होगा तो नाउ दिस टाइम यू विल गेट नेगेटिव सॉल, negative collided particles, and you get positively collided particles. This is the positive collide particles. ठीक है, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। पहले पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व में जैसे हीमोग्लोबिन आता है, एंड दूसरा हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड इसमें आते हैं, हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड। जनरली हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड पॉजिटिव सॉल्व में ही आते हैं। तीसरा हीमोग्लोबिन, बच्चों ब्लड जो है वो इसी में आता है, राइट। मेटल सल्फाइड जो है वो मेटल सल्फाइड नेगेटिव सॉल्व में आते हैं। इसमें आप हाइड्रोक्साइड, मैंने बोला कि FeH का होल थ्राइस, AlH का होल थ्राइस, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। एंड डाइज, बेसिक डाइज जो होती हैं वो भी आपके पॉजिटिव सॉल्व में आते हैं, ठीक है। सो CrOH का होल थ्राइस, जितने भी हाइड्रोक्साइड है ना, मेटल ऑक्साइड, वो सब पॉजिटिव सॉल्व में आते हैं। अब आते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड सॉल्व। इसमें कि जो मेटल के सॉल्व होते हैं जैसे कॉपर, गोल्ड, ठीक है, एंड सिल्वर सॉल्व, ये सब आपके नेगेटिव सॉल्व में आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट दूसरा है मेटल सल्फाइड। मेटल सल्फाइड जो है बच्चों वो नेगेटिव सॉल्व में आता है। इसमें एक एग्जाम्पल आप याद रखना, जैसे कि आर्सेनिक का सल्फाइड AS2SA3, आर्सेनिक सल्फाइड, ठीक है। जो डाई मैंने बताया था, ये बेसिक डाई जो होती हैं वो आपके पॉजिटिव सॉल्व में आती हैं, और जो एसिडिक डाई होती हैं, एसिडिक डाइज, वो आपके नेगेटिव सॉल्व में आते हैं, एक्सेट्रा। एक पॉइंट और याद रखना नेगेटिव सॉल्व में, जो ये नेचुरल सॉल्व होते हैं जैसे स्टार्च, ठीक है, प्रोटीन, क्ले, चारकोल, ये सब आपके नेगेटिव सॉल्व में आते हैं, ठीक है। स्टार्च, प्रोटीन एक्सेट्रा, गम, जिलेटिन एक्सेट्रा, ठीक है, जिलेटिन, ये सब आपके नेगेटिव सॉल्व में आते हैं, करेक्ट। नाउ कम टू नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, बिफोर दैट एक टेक्निक यहाँ पे हमको सीखनी पड़ेगी, इलेक्ट्रोफोर्सिस। इलेक्ट्रोफोर्सिस टेक्निक क्या होती है? इस टेक्निक से वी आइडेंटिफाई चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स। ओके,
कोलाइडर पार्टिकल्स में पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है वो इस टेक्निक से आइडेंटिफाई करते हैं. सो लेट मी ड्रा. दिस इज द इंस्ट्रूमेंट फॉर द इलेक्ट्रोफोर्सेस. दिस इज अ काइंड ऑफ सेल. तो सपोज बच्चों इस सेल में पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडर पार्टिकल्स हैं, पॉजिटिवली चार्ज. ठीक है. तो जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो सपोज दीज आर द पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडर पार्टिकल्स. पहले वो यहाँ पर हैं. ठीक है. दीज आर द पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडर पार्टिकल्स. जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो इन सभी का मूवमेंट टूवर्ड्स नेगेटिव प्लेट हो जाता है. ठीक है. बिकॉज दिस प्लेस इज कनेक्टेड बाय नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड दिस प्लेस इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी. इस तरीके से इनका मूवमेंट इस साइड हो जाता है. और थोड़ी देर बाद हम क्या देखते हैं कि इस प्लेट के पास बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स इकट्ठा हो गए हैं और इस साइड पार्टिकल्स काफ़ी कम हो गए हैं. तो दिस मूवमेंट ऑफ कोलाइडर पार्टिकल्स, दिस मूवमेंट of towards oppositely charged electrode is called इलेक्ट्रोफोर्सेस. ठीक है. इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफोर्सेस. एंड फ्रॉम दिस टेक्निक वी कैन आइडेंटिफाई द चार्ज ऑन द कोलाइडर पार्टिकल्स. इफ दिस कोलाइडर पार्टिकल्स मूव टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट दैट मीन्स दिस कोलाइडर पार्टिकल्स है पॉजिटिव चार्ज. और अगर ये नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव कर रहे हैं तो इसे बोलेंगे पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कोलाइडर पार्टिकल जो है वो नेगेटिवली चार्ज हैं. तो ये जो एक्सपेरिमेंट है मैंने पॉजिटिव सॉल्व के लिए किया है. यू कैन परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट फॉर नेगेटिवली चार्ज. ठीक है. उससे पता चल जाएगा कि वो कैसा चार्ज है. अब इसमें ऐसा कर दो आप कि सपोज दीज आर कोलाइडर पार्टिकल्स, है ना. दीज आर द कोलाइडर पार्टिकल्स. मैं बिगर साइज में दिखा रहा हूँ. एंड दिस इज द डिस्पर्ज मीडियम पार्टिकल्स, है, जो कि मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ आपको. इस तरीके से ये है. अब आपने इसमें क्या किया कि यू हैव इंट्रोड्यूस्ड सम मेम्ब्रेन जिसे बोलते हैं SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. इस तरह से आपने इंट्रोड्यूस कर दिया. ठीक है. इधर भी. ठीक है. एंड यू हैव अप्लाइड अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड. दैट मीन्स यू आर अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव नेगेटिव. एंड इससे क्या होता है कि जब SPM लगा देते हैं तो ओनली मीडियम डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स जो है वो मूव कर पाते हैं. सो मैं इसको ऐसे बना देता हूँ. एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल. तो इस SPM के थ्रू इसके अंदर जो डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो केवल मूव कर पा रहे हैं इस तरफ एंड इस तरफ भी बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड. So, if we allow only to move dispersion medium particles of dispersion medium, not disperse phase, यानी कि not the collider particles, then this process is called electroosmosis. Right? And this can be done by applying semi-permeable membrane. ठीक है. सो इसको हम कैसे बोल सकते हैं? अगेन इसको आप ध्यान रखना. अगेन द फेनोमेना इन विच मॉलिक्यूल्स ऑफ डिस्पर्जन मीडियम आर अलाउड टू मूव, है ना. मॉलिक्यूल्स ऑफ डिस्पर्जन मीडियम आर अलाउड टू मूव. ठीक है. in electric field, not collider particles. ठीक है. not collider particles या disperse phase
ठीक है, देन इट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। करेक्ट। ओके, अब आते हैं हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में वी विल स्टडी ब्राउनियन मोशन। ये भी आपने 9th स्टैंडर्ड पढ़ा है बच्चों, ब्राउनियन मोशन। So you know that what is Brownian motion? It is defined as continuous zigzag disorder movement, ना zigzag means disorder movement, continuous zigzag motion of motion means movement of collider particles in colloidal solution is called Brownian motion। ठीक है, ओके, इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। ओके बच्चों, एंड 9th स्टैंडर्ड में आपने सुना था मूवमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स। सो दीज द कोलाइडेड पार्टिकल्स, इनके बीच में अनइक्वल फोर्स लगते रहते हैं। सो एक पार्टिकल्स ने यहाँ कोलाइड किया, फिर इसके साथ ये कोलाइड किया, इस तरीके से जिग जैग मोशन देखी जा सकती है अच्छे तरीके से। रॉबर्ट ब्राउन ने इसको ऑब्जर्व किया था। ठीक है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। अब ये मोशन क्यों होती है बच्चों? तो मोशन इसलिए होती है कि यू नो दैट कोलाइडल सॉल्यूशन में these are the particles of dispersion medium। suppose these are the particles of dispersion medium। ठीक है, ये डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स हैं, जिसे आप सॉल्वेंट कह सकते हो, डिस्पर्जन मीडियम। ओके, and in between we have a particles of dispersed phase। they are little larger than dispersion medium particles because they are colloidal particles। okay, they are little larger than dispersion medium particles, like that। now इनके लार्ज होने की वजह से जो डिस्पर्जन मीडियम पार्टिकल्स हैं वो स्मॉलर हैं, और उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, ज़्यादा होती है, हाई काइनेटिक एनर्जी। एंड ये पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूसली कोलाइडल पार्टिकल्स से टकराते रहते हैं विथ अनइक्वल फोर्सेस। उसकी वजह से क्या होता है, कोलाइडल पार्टिकल्स, ये कोलाइडल पार्टिकल्स है, इससे डिस्पर्जन मीडियम का पार्टिकल्स टकराता है, तो ये इसके पास वाले पार्टिकल से कोलाइड करता है, एंड ये इसके पास वाले के विथ डिफरेंट फोर्सेस, एंड दैट्स व्हाई वी गेट सच जिगजैग मोशन। तो रीजन फॉर ब्राउनियन मोशन इज ड्यू टू continuous collision of particles of dispersion medium with dispersed phase, यानी कि colloidal particles with different forces। करेक्ट। और यही एक और भी वजह है द स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो एक दूसरा, जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था कि रीजन ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, सो ब्राउनियन मोशन ये इंपॉर्टेंट है।
Brownian motion is also the region for stability of colloidal solution. Why? अब देखो, जब ये पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करते रहेंगे, बच्चों, तो ग्रेविटी की वजह से, ड्यू टू ग्रेविटी, द पार्टिकल विल नॉट सेटल डाउन. सॉरी, ग्रेविटी तो यहाँ पर लग रही है, लेकिन आपस में कोलाइड होने की वजह से ये सेटल डाउन नहीं होंगे. और ऑल्दो ग्रेविटी उनको नीचे की तरफ खींच रही है क्योंकि हैवियर पार्टिकल्स हैं, बट फिर भी ये सेटल डाउन नहीं होंगे बिकॉज ऑफ कॉन्टिन्यूअस कोलिजन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम. ठीक है, इनके बीच में कॉन्टिन्यूसली कोलिजन होने की वजह से ग्रेविटी भी इनको सेटल डाउन नहीं कर पाती है एंड दे रिमेन सस्पेंडेड इन द सोल्यूशन. सो अगेन दूसरा रीजन हो गया स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइडल सोल्यूशन का. तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, द अगेन द स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइडल सोल्यूशन इज ड्यू टू ब्राउनियन मोशन. ठीक है, बिकॉज इन ब्राउनियन मोशन द डिस्पर्जन मीडियम, द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्जन मीडियम continuously collide with the particles of dispersed phase, and due to this the colloidal particles do not get settled down and remains suspended in the solution, and that's why the colloidal solution is stable. ठीक है, तो ये चारों प्रॉपर्टीज जो है एक्सप्लेन हो गई. एक इसमें छोटा सा वीडियो और बनाएंगे हम लोग, एंड उसके बाद में एल्काइल हैलाइड आपको बताऊंगा. सो होपफुली 5 to 6 वीडियो लेक्चर में ये सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा. सो डोंट वरी, आप रिवाइज करते रहिए अच्छे से.